नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और एक बार फिर से चर्चा महिला आरक्षण बिल को लेकर। आज सदन के भीतर बड़ी चर्चा हो रही है। 7 घंटे का समय और सिर्फ चर्चा हो रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर। आज इस बड़ी बहस में खास पैनलिस्ट के साथ चर्चा करेंगे कि किस तरीके से महिला आरक्षण बिल पर 27 सालों के इंतजार के बाद क्या बात आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि अब ओबीसी आरक्षण की मांग भी तेज हो गई है, सियासत भी हो रही है, सदन के अंदर हंगामा भी हो रहा है और करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में तो पेश हो गया है, लेकिन अभी राज्यसभा में पेश होना बाकी है, जहां पेश होने के बाद बिल के पास होने में वक्त लगेगा। तो वहीं उसके बाद भी बिल को लागू करने में सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी होंगी। वहीं बिल को लेकर सरकार जहां एक्टिव मोड में है, तो वहीं विपक्ष भी इस बिल पर क्रेडिट लेने की होड़ में मचा है। जहां सोनिया गांधी ने ये बिल अपनी सरकार के दौरान का बिल बताया, तो वहीं बीजेपी इस पर हमलावर है। दूसरे दिन संसद में जब बिल पर चर्चा हुई, तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए अहम बिल है, जिससे न महिलाओं को उनका हक मिलेगा बल्कि महिलाएं और सशक्त होंगी। मैं अध्यक्ष महोदय इस बिल की कुछ जानकारियां सदन के पटल पर आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला ये बिल है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाला भी ये बिल है। वहीं अमित शाह ने कहा कि महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाओं को ही है क्या? पुरुषों को भी महिलाओं की चिंता होनी चाहिए। महिलाओं के बारे में सोचने का सबको अधिकार सभी को है। किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। तो हमारे साथी सांसद निशिकांत जी खड़े हुए हैं, इसमें उनको क्या आपत्ति है? उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहे हैं शायद। वहीं बिल पर सोनिया गांधी ने कहा कि मैं महिला आरक्षण बिल के समर्थन में खड़ी हूं। महिलाओं ने सबकी भलाई के लिए काम किया। स्त्री के धैर्य का अंदाज लगाना मुश्किल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोंटती है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को लटकाए रखा, जबकि मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान दिया। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटते हैं, वो मैं उदाहरण हूं। और आज चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। वहीं बिल पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये बिल आरक्षण देने की नीयत से नहीं लाया गया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत आरक्षण देने का रास्ता निकाले और SC/ST को लागू आरक्षण के अतिरिक्त आरक्षण दिया जाए। महिला आरक्षण
से संबंधित संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में भी 35% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के कुछ प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं, जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक, अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। वहीं बिल अभी पास भी नहीं हो पाया है कि उससे पहले ही सियासत तेज हो गई है। सियासत तेज हो भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव जो करीब हैं, ऐसे में सभी दल अपने अपने क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हैं। कोई अतिरिक्त आरक्षण की बात कर रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले आपको रूबरू करा देती हूँ, हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी, नेता कांग्रेस से जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, आपका बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। निरंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत करती हूँ चंद्रमोहन जी आपके साथ, क्योंकि देखिए कांग्रेस कह रही थी कि ये हमारा बिल है, लेकिन अब इसके बाद ओबीसी आरक्षण की मांग की जा रही है। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से ये जवाब सामने आया है कि 2010 में आप लोग ने ओबीसी आरक्षण की मांग क्यों नहीं की थी। अब जैसे जैसे चर्चा इस पर बढ़ती जा रही है, कहाँ ये चर्चा जा रही है, क्या लगता है आप लोग को? देखिए, सत्ता पक्ष को तो हर बार बहाना चाहिए, और बहाना भी क्या चाहिए, अपनी मुंह मिट्ठू बनने का। अगर इतनी तत्परता थी तो इस बिल को लाने के लिए छुपाव किस बात का था? जब आप 5 दिन का सत्र लेके आ रहे थे तो उस सत्र से पहले अनाउंसमेंट करते, एक कमेटी बिठाते, कमेटी बैठ के इसके ऊपर चर्चा कर लेते। जिस विषय को आज आप विपक्ष को कह रहे हो तो विपक्ष उस विषय को तब उठाता, तो आप उससे पहले उसका समाधान कर लेते। चक्कर क्या है कि रात के अंधेरे के अंदर जिनको सरकारें गिराने का हुनर मालूम हो, तो वो रात के अंधेरे का ही फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये बिल, नारी सशक्ति बिल जो अधिनियम है, ये कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। कांग्रेस का बिल था, राज्यसभा में पास था, लोकसभा के अंदर गया था, और मुबारक है देश की जनता को, देश की महिलाओं को कि आपने दिया। लेकिन आपने नाम बदल दिया, लेकिन नाम बदलने के ऊपर आपने देश की प्रधानमंत्री को जहाँ संसद पे नहीं, उद्घाटन पे भी नहीं बुलाया, संसद की विदाई पे नहीं बुलाया, इस नियम महिला शक्ति नियम के ऊपर नहीं बुलाया भी आपने किसको? एक फिल्म स्टार को। पूरा तंत्र उस फिल्म स्टार को दिखाने लग गया। क्या देश के अंदर एक महिला राष्ट्रपति का होना अपमान नहीं करता? इस बात के लिए क्यों भूल जाते हैं आप कि देश के अंदर पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तब थी इस देश के अंदर महिला शक्ति के रूप के अंदर, जब अमेरिका के अंदर भी महिला प्रधानमंत्री नहीं हुआ करती थी, तब कांग्रेस ने महिला प्रधानमंत्री दी। कांग्रेस ने इस देश के अंदर महिला राष्ट्रपति भी दी, महिला उपसभापति भी दी, महिला सदन भी दिया। तो कांग्रेस का महिलाओं के प्रति, महिलाओं को बढ़ाने का स्नेह हमेशा रहा है। आपने नाम तो बदल दिया, नाम रख दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, जब महिलाओं पे उत्पीड़न होता है तब वो मुख क्यों बने बैठे रहते हैं? तब उनके मंत्री इन जो आज जिस शक्ति को देने की बात कर रही है उसके लिए वो मुख क्यों बने बैठे, क्यों दही बनी रहती है उनके मुख के ऊपर? चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो पहलवान का केस हो, चाहे उमराव का हो, हादसर का हो, आज अगर ये सदन में आएगा, अभी तो इसको इम्प्लीमेंट होने में कई वर्ष लगेंगे, क्योंकि आपको परिसमन भी होना है, आपको जाति जनगणना भी करना है। लेकिन आज जो सरकार 2014 में मुद्दों को जुमले बनाकर देश की जनता के सामने पेश किया था, आज 19 खत्म होने के बाद, 24 के मुहाने आने के बाद आज उसके पास मुद्दे नहीं हैं। और अगर मुद्दे होते तो आज उनको चोरी छुपे ऐसे काम ना करने पड़ते। आप जिस मुद्दे को लेके जाना चाहते हो उसका जवाब आपको देश की महिलाएं मांगेंगी आपसे। आप महिलाओं को शक्ति तो दे रहे हो, स्वागत है, हर महिला स्वागत करेगी, लेकिन महिला आपसे ये भी पूछेगी आपके 10 सालों में उसके साथ उत्पीड़न हुआ, आप चुप क्यों रहे? आप महिला आपसे ये भी पूछेगी कि मणिपुर के अंदर जहां उसकी योनि स्पर्श हुआ, वक्ष स्पर्श हुआ, और आपके ऊपर मुंह से एक शब्द निकला गया, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, मुझे बिल करने का मौका मिला। गलत, बिल्कुल गलत। देश के प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि आज मैं नजीर पेश करता हूं और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि अगर कोई माँ, बहन, बेटी या किसी स्त्री के ऊपर अपमानित शब्द इस्तेमाल करेगा या कोई अपमानित चीज करेगा तो उसके लिए एक कठिन से कठिन सजा होगी। मैं
साधुवाद देता है इस बात को, लेकिन आप कोरी राजनीति करते हो, राजनीति के पांव के ऊपर देश के संविधान को तार-तार करते हो और महिला की इस्मत को तार-तार करते हो। बिल्कुल, देखिए 10 सालों का आप सवाल पूछ रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी, मैं आपका सवाल लूंगी उनसे। लेकिन निरंजन जी, देखिए किस तरीके से अब ये मुद्दा जो है और बड़ा होता ही जा रहा है। महिला आरक्षण बिल, अब इसका नाम भले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम कर दिया गया है, लेकिन समस्या अभी भी वही सामने आ रही है जो पहले सामने आया करती थी। ओबीसी आरक्षण को लेकर बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण भी दिया जाए, लेकिन अनुच्छेद 243D जिसका हवाला दिया जा रहा है, आखिरकार वो है क्या उसको संशोधित नहीं किया जा सकता? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से ये जो महिलाओं को सशक्त बनाने का या इस राष्ट्र की आधी आबादी को अवसर प्रदान करने का जो ये संविधान संशोधन कहूं या ये जो बिल कहूं, इसको 27-28 वर्ष क्यों लग गए, क्यों ये लटक रहा था, क्यों भटक रहा था, क्यों अटक रहा था, आप इस चीज को समझिए। इसके पीछे मानसिकता वो है जो एक कहा जाता था हमारे यहाँ की पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार आती है, देखिए इसके अंदर राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करते रहेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता होती है आपकी नीति, नियत और उसके बाद में आपकी रणनीति। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान सरकार पिछले हम 9-9.5 वर्षों के अंदर इनका काम देखें, आपने देखा होगा कुछ वर्षों पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो लिंगानुपात है, यानी कि जो भ्रूण हत्याएं होती थी, पेट में जांच होती थी और उसके बाद में अगर लड़की पाई जाती थी तो उसको बीच में ही अबॉर्ट कर दिया जाता था। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार ने पहले महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए संरक्षण का काम किया और आज ये आरक्षण का काम कर रहे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार की जो नीति और नियत स्पष्ट तौर पे कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश किसी भी आधी शक्ति के द्वारा सशक्त नहीं हो सकता, वो विश्व के अंदर विद्यमान नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे जो आधी आबादी, मैं कहूँ कि मातृशक्ति, और आप इस चीज को भी समझ के चलिए कि जिन लोगों ने आज तक महिलाओं को केवल चूल्हे चौके तक कहूँ या घूंघट और पर्दे के अंदर रखने का जो प्रयास, कुचित प्रयास किया था, इस सरकार ने पहले महिला संरक्षण, उसके बाद में चाहे 3 तलाक कहें, और आज जिस तरीके से महिला आरक्षण का जो कार्य किया है, और ये इस तरह की इस राष्ट्र ने इनको ये काम करने के लिए जो दायित्व दिया था, उसके लिए सरकार ने विशेष अधिवेशन बुलाया है संसद का। और जिस तरीके ये आरक्षण दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से देखिए किसी भी समग्र राष्ट्र के समग्र विकास के लिए समर्थ शक्ति चाहिए, आदि शक्ति से, केवल अर्ध शक्ति से कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। और आज हम देख रहे हैं कि जब महिलाएं आज सेना में, महिलाएं आज पायलट बन रही हैं, महिलाएं आज हर क्षेत्र में अग्रणी रूप से और ज्यादा योग्यताएं नजर आ रही हैं, तो क्यों ना उनको इतना अवसर दिया जाए कि उस आधी आबादी के लिए भी जो कानून बने, जो नीतियां बने, जो उनके लिए पॉलिसियां बने, उसके लिए वो स्वयं संसद में मौजूद हों। आज क्या स्थिति है? आज अगर हम भारत के पार्लियामेंट की बात करें तो केवल 70-72 महिलाएं हैं। मुझे एक बात बताइए, 543 के अंदर ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है? अगर, और उनके अंदर भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो किसी राजनीतिक दायरे में बंद करके काम करती हैं, जबकि जिस तरीके से अगर ये मान लीजिए 1/3 आरक्षण लागू हो जाता है तो उस संसद का परिदृश्य क्या होगा। लेकिन इससे आपको मानसिकता समझनी पड़ेगी। मानसिकता अभी आपने देखा होगा राजस्थान विधानसभा के अंदर एक पदस्थ मंत्री कहता है कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश होता है और पूरी की पूरी विधानसभा ठहाके मार करके हंसती है। अगर वहां पे 33% महिलाएं होंगी तो क्या उनको ये उनकी इतनी हिम्मत बन जाएगी? तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का, और इसके अंदर रुचि जी एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, इस देश का, हमारी जो संस्कृति है, इसका गौरव अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे माँ जीजाबाई ने एक वीर शिवाजी पैदा किया था, महारानी लक्ष्मीबाई, माँ सावित्री फूले। आप ये देखिए अनेक उदाहरण हैं जहां पे महिलाओं ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और उसी कीर्तिमान के लिए उनको एक अवसर की आवश्यकता थी। वो अवसर तत्कालीन सरकार इसको दे रही है। ठीक है, कुछ लोगों की नियति ऐसी बन गई कि वो क्या करते हैं, भंडारे की बुराई करते करते उसी भंडारे की लाइन में लग करके और भोजन करते हुए हमने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। तो वो नीतियां हैं।
अब कौन आदमी कितना भ्रमित है, कौन आदमी कितना संयमित है, ये सारा का सारा देश इस पार्लियामेंट से देख रहा है। श्रुति, बिल्कुल, देखिए नए सदन में चर्चा हो रही है, नए भविष्य की हम लोग बात कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बदली है। कांग्रेस पार्टी जिक्र कर रही है, जो मुद्दा उठा रही है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं की तस्वीर बदली है, शौचालय घर बनाए गए हैं, इसका मुद्दा बार बार बीजेपी उठा रही है। आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं और इनकी नीयत में खोट है, ये कहां से दिख रहा है? देखिए, आप मुझे बताइए कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी का। उस वीडियो आदित्यनाथ के अंदर क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? महिलाओं के प्रति इसी बिल का विरोध कर रहे हैं। अभी मेरे मित्र ने एक बात बोली थी जिस विषय के ऊपर, देखिए किसी भी चीज का प्रावधान आज और कल में बदल जाता है। जब देखिए, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, अफवाहों से ऊपर उठ के जो, क्योंकि सदन बेहद ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है, वहां पर गंभीर जगह है जहां पर चर्चा होती है गंभीर मुद्दों की देश से जुड़े हुए। मैं दे रहा हूँ जवाब। देखिए 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा, जब उनके हाथ से सत्ता जा रही थी, तो उन्होंने ये बात कही कि आज अगर सत्ता जा रही है तो देश ना स्वास्थ्य सेवा संभाल पाएगा, ना रेलवे संभाल पाएगा, ना इंस्टीट्यूशन संभाल पाएगा। लेकिन देश के अंदर बने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? उसके जाने के बाद विपरीत देश के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें, इबादतें और वो ITI, IIMs और इसरो सब कुछ बनाया। किस लिए बनाया? क्योंकि देश की जनता साथ थी और देश का स्नेह साथ था और एक मिशन था देश को विकास की तरफ अग्रसर लेके जाने का। अब 70 साल के उस विकास की गाथा को अगर आप ला के 9 साल के अंदर उस विकास के साथ कंपेयर करते हो और 70 साल को नकार देते हो, तो उस 70 साल के योगदान में मैंने पहले पृष्ठभूमि में बोला था कि जिस बिल के लिए आज आप अपनी छाती ठोक रहे हो, उस बिल की नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी थी, माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने रखी थी और इसको हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने पास करवाया था। राहुल गांधी जी भी इसके लिए लड़े थे। अब पहला विजन जब शुरू हुआ था तब मिलीजुली सरकार थी, अटल जी ने भी इसकी नींव रखी, लेकिन आपने खाका उसका बदला, आज बदल के नाम बदल डाला। मेरा प्रश्न इसलिए बार बार पूछना चाहता हूं कि आपने नाम तो एक अच्छा आर्टिकल करके दे दिया, एक अच्छे आर्टिकल को नाम की तरह प्रस्तुत कर दिया, क्या आपने उस आर्टिकल के साथ महिलाओं के प्रति जिस तरह का व्यवहार आज देश के अंदर हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, उसके लिए 9 साल में कुछ तब्दीली करी, कुछ चेंजिंग करी? कितने उदाहरण मैंने पिछले वक्तव्य में दिए, किसी एक उदाहरण की काट कर पाया कोई मित्र? नहीं कर पाया, क्योंकि जब आपके शासनकाल के अंदर रहते हुए महिलाएं असुरक्षित हो। आज बड़ी मुखरता के साथ भाजपा की कई मंत्री आके बोल पड़ी, एक अभिनेत्री भी थी, कभी सास भी थी, कभी बहू भी थी, आज अभिनेत्री हैं। वो क्यों नहीं मुखरता के साथ बोली? जब हमारे पहलवान बहनें बैठी थी, बेटी बैठी थी, वो तब क्यों नहीं बोले जब मणिपुर का चर्चा था? वो तब क्यों नहीं बोले जब उन्नाव और हाथरस का चर्चा हुई? वो तब क्यों नहीं बोले जब महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था? तो विषय आपकी नीति पे उठता है। आप कोई काम करते हैं, उसको मैनेज और मैनेजमेंट बनाकर उसको वोट बैंक की राजनीति के ऊपर केंद्रित करना चाहते हैं। यही कारण है कि आप जो चीज लाते हैं, भले मंशा आप उसमें क्या रखते हो, मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करता हूं, लेकिन आप स्पष्टता उसकी देना नहीं चाहते। ये भाजपा के नेताओं की सबसे बड़ी नाकामी है। आपने 5 दिन का सत्र बनाया, आपने अगर 4 बिल 9 बिल पास करना था, अगर उसका आप शून्यकाल, प्रश्नकाल, मध्यकाल रखते, तो उसके ऊपर आज जिस चीज के प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जिस चीज पे आज कहा जा रहा है कि परिसमन होगा, जनगणना होगी, ओबीसी को डोलना चाहिए, तो ये तो अगर चर्चा होती तो आप जैसे मित्र पत्रकार और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो अच्छे पॉलिटिशियन है, वो इस विचार रखते तो एक खाका पड़ता। क्योंकि आपको यू टर्न लेने की आदत है। आप रात के 8 बजे आते हैं, नोटबंदी कर देते हैं, यू टर्न लेते हैं। आप जीएसटी पे आते हैं, कई प्रधान करते हैं, 157 यू टर्न ले लेते हैं। आप 3 काले बिन लाते हैं, मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, वापस लेते हैं तो कहते हैं बीजेपी को यू टर्न लेने की आदत है। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़ गए हैं, शुभेंदु शेखर जी। शुभेंदु जी, आपका बहुत स्वागत खास चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, आप चर्चा में देरी से जुड़े, इसलिए 2-3 पॉइंट्स में बता देती हूँ। आपके आने से पहले बड़ी चर्चा हुई है, ये कह रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने केवल 10 सालों को ही मद्देनजर रख रहे हैं और जो कांग्रेस ने शासन किया है उसको दरकिनार कर देते हैं। क्या मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल सकती बीजेपी? इतना सस्पेंस, इतना पूरा क्राइटेरिया जो बनाया जाता है वो क्यों है? साथ लेकर क्यों नहीं आगे बढ़ सकते इस बिल पर? देखिए, ये मानसिक विकलांगता या मानसिक दिशाहीनता की स्थिति है। 10 में ये लाए थे, राज्यसभा से पास कराया। इनके बहुत सारे लोग थे जो आज इनका इंडी गठबंधन है, अलायंस है, उसमें आप देखिए कि वो सब लोग क्या विरोध होकर कह रहे थे। लालू यादव जी क्या कह रहे थे
कि इससे अमीरों लोगों की औरतें बच्चे सब ऊपर आ जाएंगे, गरीबों का कुछ नहीं होगा। महिलाओं में भी वो भेदभाव कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। दूसरा, अखिलेश यादव जी आज क्या कह रहे हैं, इसके पहले उनके पिताजी ने क्या कहा था, आज कह रहे हैं वो आधा अधूरा। पिताजी कह रहे थे कि तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये उस विचारधारा के लोग हैं कि यदि ये इसका पक्ष रख देंगे और 100% कहेंगे कि हम इसके फेवर में हैं, तो आधे जो गठबंधन है इनसे छिटक ना जाएं। और चंद्रप्रकाश जी तो बहुत पुराने लोग हैं, इनको समझ में आना चाहिए कि इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने काम किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कभी काम नहीं किया होगा, किसी ने कम तेजी से, किसी ने बहुत तेजी से। और खुद मोदी जी ने कहा है कि सभी प्रधानमंत्रियों ने काम किया, उनकी कहीं पर भी उनकी नीति अलग हो सकती है हमारे, इस पर नियति नहीं खराब थी कभी भी, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। पर हम जो आप कहना चाह रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने यदि उद्घाटन किया इस संसद भवन का, नए संसद भवन का, तो हमने पूरा करके दिखाया। आप तो पूरे दिन में 3 किलोमीटर रोड बनाते थे, हम तो 90 किलोमीटर रोड बनाते हैं। आपने 72 एयरपोर्ट लाए थे, हम 150 एयरपोर्ट ले आए 70 साल की जगह पर 8 सालों में लेके आ गए। मेरा ये कहना है कि ये जो सब चीजें हैं, ये तुलना होती है कि आपने 70 सालों में क्या काम किया, हमने 8 सालों में क्या काम किया, 10 सालों में क्या काम किया। इसलिए चर्चा का विषय है, भारत में महिलाओं का स्थान सबसे आगे होना चाहिए। देवी देवताओं में, हिंदू धर्म में भी देवी देवताओं को सबसे आगे करके रखा गया है। इसलिए मेरा मानना है कि इस विषय पर कांग्रेस राजनीति ना करे और इस बिल को साफ तरीके से, दिल के तरीके से, साफ सुथरे तरीके से इसको पास करे। देखिए, आप कह रहे हैं वो यू टर्न लेते, वो कह रहे हैं कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये बात कहीं जाकर रुकेगी कि नहीं? देखिए, बिल्कुल रुकेगी। मित्र है मेरे, पर्सनल मित्र पे जाएंगे, वाद विवाद होगा, दूसरा होगा, लेकिन क्या करें, पार्टी में है किसी और की, दूसरी पार्टी में तो विचार तो वही रखेंगे। मेरे मित्र ने अभी बात करी, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, जिस सम्मान और मान की बात करते हैं तो उस आरएसएस के अंदर महिलाओं को जगह नहीं है। उसी आरएसएस के अंदर तिरंगा झंडा नहीं फिरा था 52 साल तक। उसी राष्ट्रवाद के अंदर महिलाओं को पीछे रखा जाता है। ये आपकी नीति है, हमारी नीति नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पीछे आरएसएस नहीं खड़ी है। तो आपकी विचारधारा आरएसएस है या बीजेपी आरएसएस है, पहले तो इसमें संज्ञान कर लीजिए। लेकिन आज ये भी कहा गया कि पंचायत राज में फिर क्यों ओबीसी आरक्षण की मांग क्यों नहीं होती है? कर्नाटक, हिमाचल भी फिर इसमें आ जाता है कि वहां तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पर फिर क्या स्थिति है महिलाओं के साथ? देखिए, फिर मैं बात करूं, ये देश कहां पर 28 स्टेटों के अंदर अगर 4 जगह कांग्रेस है, 6 जगह कांग्रेस है और 5 जगह भाजपा है, तो देश अलग नहीं होगा। देश 140 करोड़ जनमानस का है, उसके देश के प्रधानमंत्री जो देश के होंगे वो उन्हीं के कहलाएंगे, वो कांग्रेस के नहीं कहलाएंगे। बार बार देश को बांटो मत। आप देश को अपने फायदे के लिए बांटते हो। जब आप जुमले बोलते हो तो 140 करोड़ के लिए बोलते हो। 80 करोड़ को आप 5 किलो अनाज देते हो, कहते हो उपलब्धि है। जब 80 करोड़ जनमानस का एक व्यक्ति किसी स्टेट से बोलता है तो आप कहते हो कि वो कांग्रेस की स्टेट है। तो गलत कौन हुआ? कांग्रेस थोड़ा हुई, भाजपा गलत हुई। अब बात आती है कि जिस महिला जिस बिल के लिए बात करो, जिस बिल को लेके आ रहे हो, उस बिल का विरोध तो किसी ने किया नहीं था। विरोध पे समाधान होना चाहिए था। जिस परिप्रेक्ष्य के ऊपर आपको जिस ओढ़ को ओढ़ना पड़ गया आज, उसका विरोध तो आपके नेता भी कर रहे थे, उसके पास आपकी तोड़ नहीं थी। आपका जो गैस का सिलेंडर 1400 हो गया और जो आपने एक नाम तैयारी की कमी लगती, मैं बता रहा हूँ, जो आपने एक IND इंडिया का नाम इंडी कह दिया और IND इंडिया को करते करते आपको भारत याद आ गया। मेरे देश के व्यक्ति और मेरे देश के 140 लोग जानते हैं कि ये देश इंडिया, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। लेकिन भाजपा के चंद 35% लोग आज तक नहीं समझ पाए कि ये हिंदुस्तान है, भारत है या इंडिया है। क्योंकि जब वो जाते हैं तो उनको 2 रंग का झंडा दिखता है, वो उसी जो 2 रंग के झंडे के अंदर घूमते, तिरंगा तो उन्हें पसंद आई नहीं। ठीक है, भारत को तोड़िए मत, इसका सीधा सीधा आरोप लगा रहे। जल्दी से 10 सेकंड में फिर निरंजन जी के पास जवाब देना चाहता हूँ दोनों का। इन्होंने पहला प्रश्न कहा कि आरएसएस में आज तक महिलाएं नहीं है। शायद आरएसएस का ज्ञान कम है। राष्ट्रीय सेविका समिति आरएसएस की महिलाओं के लिए ही बनी है। खेलना होता है, जवान व्यक्ति लोगों को खेलना है, महिलाओं को मिक्स नहीं करना है, इसलिए 2 अलग अलग संगठन मिलने के बनाए गए हैं। जानकारी रखिए, पूरा रखिए। दूसरी चीज, क्यों लोग बात कर रहे हैं, पिछले 10 सालों में एक बार भी कभी आपने, कांग्रेस ने ये आंदोलन किया क्या कि महिला बिल आना चाहिए? नहीं किया। एक नोटिस नहीं करी, एक ट्विटर नहीं किया। आज कह रहे हैं हम तो चाहते थे, कहते हम चिट्ठियां लिख रहे थे। कहाँ चिट्ठियां थी? तो आज तक क्यों नहीं आई आपके सामने? कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है जिसपे आपने कहा
कहीं नहीं, खाली दिखाने के लिए काम करना है। इसलिए जब दिखाने के लिए काम करना है तो सब चीजें, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मानसिक विकलांगता को हो, दिशाहीनता को हो, ये आज विपक्ष के सामने है। और इंडिया का एग्जाम्पल मैं इसलिए देना चाहता हूं कि इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं हो जाएगा अलायंस का। इसका जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उसका इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे चोरों ने इकट्ठा होकर अपने गुट का नाम रख दिया पुलिस, तो पुलिस नहीं हो जाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूं कि नाम रखने से कुछ नहीं होगा। आपकी विचार होना चाहिए, भारतीय विचारधारा होनी चाहिए। भारत को आगे ले जाने को 140 करोड़ के लिए जो नीतियां बनानी चाहिए वो बननी चाहिए। बिल्कुल। निरंजन जी, देख रहे हैं आप किस तरीके से चर्चा जो है आगे बढ़ती जा रही है। महिलाओं से शुरू होती है, लेकिन भारत, इंडिया, देखिए चुनावी साल है, मानती हूं मैं, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन महिला आरक्षण बिल इतना ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा और इतनी बड़ी सियासत। देखिए, ऐसा है कि मैं अगर इस गवर्नमेंट का पिछले 9 साढ़े 9 वर्षों का कार्यकाल देख रहा हूं तो मैं एक चीज जरूर मेरे को दिखाई दे रही है कि वो ये है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने सधे हुए कदमों से चल रही है। अगर मैं बात करूं 2016 की, मैं बात करूं 2017 की, तो उस टाइम जीएसटी और नोटबंदी इस गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट लेकर के आई। और नोटबंदी और जीएसटी दोनों की दोनों व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक मानी जा रही थी। लेकिन 17 के अंदर गुजरात चुनाव से बिल्कुल पहले ये दोनों के दोनों फैसले सरकार ने लिए, जबकि गुजरात जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा राज्य है और व्यापारिक राज्य माना जाता है गुजरात को। लेकिन सरकार, इसका मतलब क्या, सरकार ने चुनावों की परवाह नहीं की, सरकार ने वोटों की परवाह नहीं की। और उसके बाद में 2019 के बाद में सरकार ने जिस तरीके से अपना कार्यकाल चलाया है, पहले राम मंदिर, उसके बाद में धारा 370 और उसके बाद में 3 तलाक और उसके बाद में अब ये महिला आरक्षण बिल, तो इससे ये चीज लगती है कि सरकार ने अपना टाइम स्केड्यूल तैयार करके रखा हुआ है। जो साथ दे उसके साथ, जो साथ ना दे उसके बगैर, जो विरोध करे उसके बावजूद। और लगता ऐसा है कि सरकार अपनी राष्ट्र नीति के ऊपर राष्ट्र प्रथम को मान करके, और चाहे राजनीति में वोटों के अंदर लाभ हो हानि हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सरकार का इसके अंदर कोई मंतव्य लग रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण ये बिल है। इस बिल पर भले ही कितनी राजनीति हो, लेकिन ये बिल बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले सर्वसम्मति से इसे अब पास होता है ये बिल, क्योंकि हम लोग ने 27 सालों से लंबा इंतजार किया है। एक के बाद एक मुद्दे से जुड़ते जा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जुड़ रहा है और इसमें सेंसस, और जब तक जनगणना नहीं हो जाती तब तक इसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इसका मुद्दा उठ रहा है। अब इस पर आज इस बड़ी बहस में जो सदन के भीतर हो रही है, इस पर जवाब मिल पाता है कि नहीं, इस पर लगातार हिंदी खबर की नजर बनी रहेगी। और इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।